हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में आवेश की गुणों के हम चर्चा कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। मेरे अंदर एक छोटा सा कहानीकार है, तो मैं वो चाहता हूं आपके सामने आज आए। ठीक है, तो क्या है, बात है 18वीं सदी की शुरुआत की। एक लड़का हुआ करता था। वो लड़का जो था फ्रांस के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। क्योंकि परिवार उसका बहुत समृद्ध था, तो कुछ ही समय में वो लोग पेरिस शिफ्ट हो गए। ठीक है, पेरिस उस समय फ्रांस की राजधानी हुआ करती थी, अभी भी राजधानी है। तो पेरिस शुरू से ही बड़ा शहर था, बहुत ही खूबसूरत शहर था। तो वो लोग पेरिस शिफ्ट हो गए। वहां पे उस लड़के ने पढ़ाई की, अपनी गणित में डिग्री पूरी करी। और क्या हुआ, डिग्री पूरी करने के बाद ही उसकी नौकरी लग गई मिलिट्री में। उस समय फ्रांस के मिलिट्री में उसकी नौकरी लग गई। बहुत अच्छी, बहुत शानदार नौकरी थी हो गई उस लड़के की। वो बहुत खुश था। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया, आप समझते हैं कॉलोनीज क्या होती हैं। जैसे कि हमारा भारत ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वैसे ही फ्रांस की कॉलोनी थी वेस्ट इंडीज। तो उस लड़के को पोस्ट कहां गया, स्थानांतरित कर दिया गया फ्रांस, वेस्ट इंडीज में। ठीक है, वेस्ट इंडीज में जब वो चला गया तो उसने वहां बहुत काम किया, मिलिट्री में बहुत सेवा की फ्रांस की, अपना खूब योगदान दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उसको एक ऐसी बीमारी लग गई, एक ऐसा बुखार चढ़ गया जिसकी वजह से उसको फ्रांस वापस लौटना पड़ा, सब कुछ छोड़कर। जब वो फ्रांस सब कुछ छोड़कर लौट चुका था तो उसके पास कुछ नहीं था करने को। मिलिट्री की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन जज्बा मिलिट्री वाला भी बाकी था। उसने ठान लिया था कि उसको कुछ ना कुछ करना ही है। उसने मान लिया था कि उसको अब कुछ ना कुछ करना ही है। शुरू में पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था, तो उसने अब सोच लिया था कि अब उसको शोध में अपना जीवन लगाना है। उसने अपना शोध करना शुरू किया और अपने जन्म से लगभग 50 साल बाद 1784 में अपना पहला पर्चा प्रकाशित किया। वो पर्चा क्या था, कैसे था, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो पर्चा प्रकाशित होने के बाद हम पृथ्वी के घनत्व को बता पाए, हम पहली बार पृथ्वी के घनत्व को निकाल पाए। ठीक है, उसके कुछ सालों बाद उसने एक ऐसा नियम दिया जिसने वैद्युतिकी दिशा को ही बदल दिया, और उस नियम का नाम था कूलम का नियम। ठीक है, और आप अभी तक समझ चुके होंगे उस लड़के का नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। ठीक है, तो ये कहानी थी कूलम की। आप ये सोचिए कि अगर उसको बुखार ना चढ़ता तो शायद वो फ्रांस ना लौटता, शायद फ्रांस ना लौटता तो शोध ना करता, और शायद शोध ना करता तो हमारे पास कूलम का नियम नहीं होता, किसी और के नाम से वो नियम होता। तो आप किसी भी परिस्थिति में हैं तो ये मत सोचिए कि आगे आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपको प्रयासरत रहना है, कार्यरत रहना है, अपनी मेहनत करते जाना है। आज आपकी क्या परिस्थिति है उस पर निर्भर नहीं करता कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो प्रयासरत रहिए और अपना काम आगे बढ़ाते जाइए। हम बात करते हैं कूलम के नियम की और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम आज? महान कूलम का नियम। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। क्या है कूलम का नियम, क्या समझ सकते हैं हम इस कूलम के नियम पे? तो अभी तो आपको पता है कि कूलम का नियम है, तो आवेश पे बात करूंगा। आपने थोड़ा बहुत आप जानते भी उस चीज को। आवेश पे बात करने वाला हूं क्योंकि हमने पिछली क्लास में आवेश की चर्चा की है, तो इसमें पूरा जो हम पढ़ने वाले हैं अभी तक आवेश ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना भी हम चुंबकत्व तक पढ़ेंगे, वैद्युतिकी, चुंबकत्व, जितना ही पढ़ेंगे तो सब में आवेश की बात ही होगी। तो हम यहां भी आवेश की बातें करने वाले हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो आवेश हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। दोनों क्या किया हमने? इसको भी पॉजिटिव ले लिया और इसको भी पॉजिटिव ले लिया। अच्छा, आप मन में सोचो, अगर मेरे पास ये दो पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो अगर मैं इनको यहां पे लाके छोड़ देता हूं, मैं चार्ज को पकड़ के लाया इसको और यहां पे छोड़ दिया, इसको लाया यहां पे छोड़ दिया, क्या होगा? क्या ये आपस में दूर जाएंगे? आप जानते हो उस चीज को। ठीक है, जो समान अगर आवेश हैं तो वो एक दूसरे को इसमें कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो एक दूसरे को ये दूर फेंकेंगे, तो ये इससे दूर भागेगा और ये इससे दूर भागेगा। अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो पास में आते हैं। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है और ये चीज कूलम को भी पता थी कि ये तो हो तो रहा है। ठीक है, लेकिन ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर चल रही है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बल तो लग रहा होगा, बिना बल के तो वो नहीं चल सकती। तो उसने कहा कि भैया इसमें कोई ना कोई बल तो कार्यरत है, तो कौन सा बल कार्यरत है ये देखना था। तो उसने बोला कि ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये कैसे बता पाया वो? उसने कहा चलो ठीक है, ये वाला चार्ज जो है ना इसको पकड़ लेते हैं।
इसको पकड़ लिया उसने, रोक लिया इसको और इसको छोड़ा, तो अभी भी ये भागा, मतलब ये वाला चार्ज इसके ऊपर बल लगा रहा था, और जब ये चार्ज नहीं था, इसको हटा लिया, तो ये आराम से यहां पर बैठा हुआ था, कहीं नहीं जा रहा था। जैसे ही आप चार्ज लेकर आते हो वैसे ही भागने लगता है। फिर उसने इसके साथ किया, उसने बोला कि मैंने इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ के रखा, तो बोला कि ये दूसरी तरफ भाग रहा है, ये वाला चार्ज दूसरी तरफ भागने लगा, और अगर ये हटा लिया तो वो रुका रहा अपनी जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ बल तो लगा रहे हैं। और उसने बोला कि ये अगर चार्ज नंबर 1 है और ये चार्ज नंबर 2 है, आवेश नंबर 2 है, ठीक है, तो ये जो लगाएगा ये होगा F12 और ये जो लगाएगा वो होगा F21। ठीक है, अभी सिर्फ हमने लिखा है क्या क्या उसको बोलेंगे। F12 का मतलब 1 जो, इसको उल्टा लिख देते हैं, ये होगा F21, 2 के ऊपर जो लग रहा है 1 के कारण, 2 के ऊपर जो लग रहा है 1 के कारण, और इसको बोलोगे आप 1 के ऊपर जो लग रहा है 2 के कारण। हाँ कि ना, समझ में आई ये बात? अच्छा, उसने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे हैं, ये दोनों आपस में दूर हो रहे हैं। अब उसने कहा चलो ठीक है, एक को ना पॉजिटिव ले लेते हैं और एक को ना नेगेटिव ले लेते हैं। तो उसने क्या किया, दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव कर दिया। अब देखा कि इन दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है। क्या देखा, इन दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है। अगर ये 1 है या 2 है तो ये कितने से आकर्षित कर रहा है, F21 से, और ये कितने से आकर्षित कर रहा है, F12 से। अब ये तो बात समझ में आ चुकी थी कि इन दोनों के बीच में बल तो है, कुछ तो है, हो रहा है। ठीक है, बात ये थी, पता करना था कि बल है कितना, बल कितना लग रहा है, ये पते की बात थी, जो कि पता करना जरूरी थी, जो ये ज्यादा जरूरी बात थी। ये तो हमें पता चली गया बल लग रहा है। तो उसने क्या किया, कूलम ने क्या किया होगा, उसने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन हम जो बात करते हैं उसने मोटी मोटी बात करते हैं। उसने क्या किया होगा, उसने बोला होगा कि अच्छा ये तो है, बल लग रहा है, एक काम करते हैं, हम इस Q1 को, जो हमारे पास पहला चार्ज है, उसको डबल कर देते हैं। उसने दुगना कर दिया। उसने देखा दुगना कर दिया तो चार्ज भी दुगना हो गया। अचंभे की बात थी बिल्कुल। फिर उसने कहा चलो इसको इतना रहने देते हैं और 2 को डबल कर देते हैं, Q2 को डबल कर देते हैं। तो Q2 को डबल कर दिया। उसने कहा अरे फिर से चार्ज डबल हो, फिर से बल डबल हो गया। इसको डबल किया तो भी बल डबल हो गया, इसको डबल किया तो भी बल डबल हो गया। उसने कहा इसको 4 गुना करके देखूं तो फोर्स 4 गुना हो गया। इन दोनों को बढ़ाया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया तो भी 4 गुना हो गया। ऐसे उसने कई सारी बार इसको अलग अलग क्यू की वैल्यू, 4 आवेशों की वैल्यू लेकर उसने उसको हल करता गया। तो उसने बोला फाइनली, जो उसने क्या बोला कि जो बल है, जो 2 चार्ज के बीच में, 2 आवेश के बीच में बल लग रहा है, वो समानुपाती है इन दोनों चार्ज के गुणनफल के, दोनों आवेश के गुणनफल के। ठीक है, एक बात तो उसने ये बोली। अच्छा, अब उसने क्या बोला कि ये दोनों जो चार्ज हैं इनके ऊपर बल लग रहा है, तो इसका जो ये जो है, ये बल जो है, ये हमेशा ही इनके बीच को, इनको जोड़ने वाली जो रेखा है, इनको जोड़ने वाली जो रेखा है, उनके अनुदिश ही लगेगा, मतलब उसके ऊपर ही लगेगा, उसी रेखा पे लगेगा, उसके अलावा नहीं। मतलब ऐसे नहीं लग सकता। आप अगर देखो तो मान लो 2 चार्ज ऐसे रखे हैं यहाँ पे, Q1 और Q2, ठीक है, इनको जोड़ने वाली रेखा तो ये हुई, ये इनको जोड़ने वाली रेखा हुई। अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि यहां एक लग गया और यहां लग गया, यहां पे F12 लग गया और यहां पे F21 लग गया। ठीक है, ये उसने बोला कि ये गलत है। हाँ क्या ना? तो क्या हुआ, ये ऐसे नहीं लग सकता। 4 बल कैसे लगेगा, बिल्कुल इसकी उस रेखा पे लगेगा जो कि इनको जोड़ रही हो। और ऐसा कोई भी बल जो कि किन्हीं भी 2 वस्तुओं को या किन्हीं भी 2 इसमें बात करें तो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर, इनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं केंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी बल जो है वो एक केंद्रीय बल है। और केंद्रीय बल है तो इसकी निर्भरता किस पर है? इसकी निर्भरता होगी इनके बीच की दूरी पर। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है? r। अगर इनके बीच की दूरी r है तो उसने फिर कई बार इसको एक्सपेरिमेंट किया, बोला कि इसको अगर मैं r रखता हूं तो इसका जो है वो f वैल्यू आती है। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं या इसको 4 गुना कर देता हूं, जो दूरी है उसको 4 गुना कर देता हूं, तो बल जो है वो कितना हो जाता है?
एक चौथाई हो जाता है। ठीक है, इसको 16 गुना कर देता हूं तो क्या हो जाता है, बल आधा हो जाता है उस वाले में, और इसको 16 गुना कर देता हूं तो बल जो है वो एक चौथाई हो जाता है। तो उसने बोला कि F जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होगा। क्या क्या बोला, एक तो Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनकी दूरी के आर स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपाती होगा। तो ये क्या बात हुई हमारी, ये बात हुई हमारी कूलम के नियम की। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी सी चालाकी करते हैं और इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। अलग अलग क्यों लिखना बार बार, दोनों को साथ में लिखो। तो F क्या हो गया, F हो गया अनुपात में आ गया Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर के, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर के। और अगर ये अनुपात का हम निशान हटाते हैं यहां पे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो आवेशों के बीच का बल हमारे पास आ गया है। अब ये F जो मैंने लिखा है ये F12 आया या F21 आया, F12 आया या F21 आया, कोई बता सकता है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि अच्छा ये फोर्स तो आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इनको छोड़ा। जब इनको छोड़ा तो देखा कि ये समान त्वरण से चल रहे हैं, ये समान त्वरण से चल रहे हैं, जैसे इनको छोड़ा हुआ समान त्वरण चल रहे हैं। इसका मतलब क्या, दोनों के ऊपर बराबर बल लग रहा होगा, दोनों के ऊपर बराबर बल लग रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास F12 का परिमाण, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, बराबर F21 का परिमाण बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलम का नियम। ये क्या हो गया हमारा कूलम का नियम। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। अच्छा, इसमें क्या क्या देखने वाली चीजें हैं, देखो ये बल जो है F12 जो है और F21 जो है, ये क्या क्या बोला हमने, एक तो बराबर है, क्या क्या है, F12 जो है वो F21 के बराबर है, मतलब परिमाण। ठीक है, और ये जो है ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं, ये क्या है, ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम इसके अंदर, विपरीत दिशा में लग रहे हैं और इनका जो है परिमाण वो है बराबर है। ठीक है, तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं, इनके अंदर इनके बीच की दूरी कितनी है, r, नहीं बोल सकते हैं कि अलग अलग चार्ज पे लग रहे हैं, ये अलग अलग आवेश पे लग रहे हैं। अलग अलग आवेश पर लग रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीजें आपने इसके अंदर देखी। अगर ये तीन चीजें आप इसके अंदर देखते हो तो क्या एक आपको सुना सुना कहीं लग रहा है कि आपने कहीं सुना है इस चीज को, देखा है आपने कि जब दो बल बराबर हों, विपरीत दिशा में लग रहे हों और अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हों तो हम उनको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, सोचो जरा, क्या आपने कहीं पढ़ा है इसको 11वीं क्लास में, क्या आपने कहीं इसको 11वीं क्लास में पढ़ा था। इसको कहते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। क्या कहते हैं, अगर आपके पास ऐसे कोई दो बल मिल जाएं जो कि अलग अलग बॉडी पे लग रहे हों, ठीक है, समान नेचर के हों, समान उनका नेचर हो और विपरीत दिशा में लग रहे हों और परिमाण बराबर, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, या फिर इंग्लिश में कहें तो एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब इसको अगर पूरा सिस्टम आप मान लेते हो तो इनके ऊपर जो कुल बल लग रहा होगा वो कितना होगा, कुल बल लग रहा होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसको अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं, एक निकाय मान लेता हूं, तो कितना बल लग रहा होगा इसके ऊपर 0 बल होगा जो कुल बल लग रहा होगा। ठीक है, इस चीज को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको यहां पर एक हिंट दे दिया है कि इसके ऊपर कुल बल जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। चलो, तो ये हुई बात हमारे कूलम के नियम के एक्सप्रेशन की, कैसे हम इसको लिखते हैं और क्यों हम ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं। चलो भाई, ये हुई बात अपने कूलम के नियम की। एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम हलवा। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 1 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर। अच्छा, उससे पहले क्या करो, इसका कूलम के नियम का परिभाषा लिख लो, या इसका जो स्टेटमेंट है वो लिख लो। चलो लिखो,
कूलम का नियम क्या कहता है? कूलम का नियम कहता है किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदुवत एवं स्थिर, लिखो, किन्हीं दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेशों के बीच बल का परिमाण, बल का परिमाण, बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के परिमाण, आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती, के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, अगली लाइन इसके अंदर लिख लो, अगली लाइन लिख लो इसके अंदर कि ये बल जो लगता है, ये जो बल है, ये जो स्थिर विद्युत की बल है, ये बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, उसी रेखा पे लगेगा, आड़ा टेढ़ा उल्टा पुल्टा नहीं लगा सकते कहीं भी हम ऐसा। तो उन दोनों को जो जोड़ेगा, उन दोनों को जो रेखा जोड़ रही होगी, उन दोनों उसी रेखा के अनुदिश ये लगेगा। मैंने समझा दिया आपको और लिख भी लिया आपने। ठीक है, और जो आपने कूलम का नियम लिखा है उसके नीचे ये लिखो, फिर ये लिखो, पहले ये लिखो, फिर आपका आर स्क्वायर वाला कहां गया, ये लिखो, और फिर यहां पे आओ, और फिर यहां पे आओ। ठीक है, ये लिखो साथ में। चलो, ये लिखने के बाद आओ सवाल पे। सवाल क्या है? दो आपको इलेक्ट्रॉन दिए हैं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी 1 मीटर है। बताना है आपको कि इनके बीच में जो बल लग रहा होगा वो कितना होगा, इनके बीच में जो बल लग रहा होगा वो कितना होगा। ठीक है, इनके बीच की बल की वैल्यू आपको बतानी है। तो इनके बीच का बल जो होगा वो कितना होगा? F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? K इंटू E बटे आर स्क्वायर। तो कितना आ गया कुल बल आपके पास? K E स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, या आर की वैल्यू क्या है? 1 रख दिया आपने, ये आपके पास आ गया बल। अब इसके अंदर आपको अगर बोला जाए कि भैया आंसर निकालना है आपको, तो बताना है कितना नंबर कितना न्यूटन में आएगा। तो निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, अगर आपको के की वैल्यू पता हो। कब निकाल सकते हो? जब आपको के की वैल्यू पता हो। तो के की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। के की वैल्यू बहुत एक्सपेरिमेंट करे उसके बाद पता चली कि के की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1, लेकिन सीजीएस में, लेकिन सीजीएस पद्धति में। लेकिन हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं एमकेएस पद्धति की। तो एमकेएस पद्धति में के की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, मात्रक देखो, मात्रक कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या था? F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां से K क्या हो जाएगा? F आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। F का मात्रक क्या है? न्यूटन। R का मात्रक क्या है? मीटर का स्क्वायर। और Q1 Q2 कूलम, कूलम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मात्रक किसका? K का। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए, भूलना नहीं है आपको इसको। K को हम एक तरह से और लिखते हैं जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे यहां पे? इसको पूरा ऐसे लिखो। ठीक है, ये हो गया आपका K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहां पे जो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता, या हवा की विद्युतशीलता भी हम इसको कहते हैं। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता ये होती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम आप सिर्फ ये याद रखो कि जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, उसकी वैल्यू इतनी होती है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बस याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? इसको हटाओ यहां से, एप्सिलॉन नॉट होता है
8.85 इंटू 10 की पावर -12। मात्रक बता सकते हो क्या? मात्रक क्या होगा इसका? क्या इसकी इकाई बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी से। जो के की होगी उसका उल्टी हो जाएगी। के की है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी उल्टी हो जाएगी। तो उल्टा कर लो, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मात्रक किसका? एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है। अच्छा, ये हुई बात हमारे के की। के की बात करिए, के की वैल्यू कितनी आई? 9 इंटू 10 की पावर 9। अब आपको बोला जाए कि इसकी वैल्यू बता दो कितनी आएगी, तो वापस चलते हैं हम इसके ऊपर। एफ कितना आएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। कर सकते हो क्या इसको? इसको कर सकते हो क्या? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा और अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, यह हुआ एक बहुत ही आसान सा सवाल। एक सवाल और देखते हैं। अभी तो मैंने क्या लिया? इलेक्ट्रॉन लिए थे। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही, इतने छोटे होते हैं आप देख ही नहीं सकते उनको, है ना? बहुत छोटे होते हैं। अब लेकिन हम क्या मानते हैं, हमारे पास 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के दो गोले हैं। ठीक है, 25-25 सेंटीमीटर के दो गोले हैं, जिनके बीच में दूरी है वो कितनी है? d। कितनी दूरी है? d। जिनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? d। ठीक है, इतनी ही दूरी पर मैंने दो बिंदुवत आवेश भी रखे हैं। दो बिंदुवत आवेश भी रखे हैं मैंने इतनी दूरी पर, Q1 और Q2। Q1 और Q2। ठीक है, और इनके ऊपर भी जो चार्ज है वो कितना है? Q1। इसके ऊपर Q1 है और इस पूरे के ऊपर Q2 है। मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है चार्ज, उधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये धनात्मक हमारे पास आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी भी कितनी है? d। ठीक है, अब आपको बताना है, आपके पास तीन ऑप्शन है। अगर Q1 Q2 के बीच में बल जो है वो F2 है और इन गोलों के बीच में बल जो है वो F1 है, तो आपको बताना है कि F1 जो है वो F2 के बराबर होगा। ये आपका पहला ऑप्शन है ए। F1 जो है F2 से बड़ा होगा, और C, F1 जो है वो F2 से छोटा होगा। ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को पॉज करो, इसको पहले सोचो, इसके ऊपर इसको सोचने की कोशिश करो कि क्या होगा। बराबर होना चाहिए कूलम के नियम के हिसाब से, या फिर इसमें जो ऑप्शन बी और सी दिए हैं वो होंगे, या फिर अगर डी ऑप्शन ले ले तो इनमें से कोई नहीं, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, तीनों ऑप्शन में से ये आंसर है, आपको ये बताना है। सोचो इसके बारे में, सोचो, जल्दी जल्दी सोचो और वीडियो पॉज करके वापिस आओ। चलो ट्राई कर लिया ना, आओ देखो। अच्छा, इनकी बात करते हैं पहले बिंदुओं की। तो Q1 Q2 इनके बीच में चार्ज कितना है? तो F2 की बात कर लेते हैं। F2 कितना आएगा? F2 हमारे पास कितना आएगा भैया? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। में तो सोचने की वाली कोई बात ही नहीं है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब देखो, अब ये जो है, ये जो गोले हैं ये बहुत पास पास रखे हुए हैं। ठीक है, हमें ये नहीं कहा गया कि बहुत दूर दूर रखे हैं, ये बहुत पास पास रखे हुए हैं। अगर ये बहुत पास पास रखे हैं तो क्या एक दूसरे में ये विद्युत प्रेरण करेंगे? अगर विद्युत प्रेरण होगा इनके अंदर, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विद्युत प्रेरण क्या होता है। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज जो हमने लिया था, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कुछ इधर इकट्ठा हो जाएगा, और इसके ऊपर भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसके प्रेरण की वजह से कुछ इधर इकट्ठा हो जाएगा। हाँ कि ना? तो जो अभी हम सेंटर ले रहे थे, जो सेंटर हम केंद्र ले रहे थे, चार्ज का केंद्र ले रहे थे, वो चार्ज का केंद्र बदल जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा और इधर से भी कुछ इधर आ जाएगा। तो जो D आएगा हमारे पास, इसको हम D डैश बोल देते हैं, ये बढ़ जाएगा। D डैश की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? बढ़ गई। अगर D डैश की वैल्यू बढ़ गई तो आपको पता है कि F जो है वो D स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये बढ़ा है तो F घटेगा, मतलब F1 जो है वो घट जाएगा।
घट क्या जाएगा, मतलब कम होगा। किससे कम होगा, F2 से कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आई मजे की बात थी, समझ में आई। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे हम क्या बता पाते हैं कि हम कूलम का नियम बिंदुवत आवेशों के बीच में ही लगाते हैं। अगर हमारे पास बिंदुवत आवेश नहीं है तो हम, हमारे पास जो ऐसी वस्तु हैं जो बड़ी हैं, जो चौड़ी हैं, ठीक है, जैसे गोला है, तो इस पर हम कूलम का नियम नहीं लगा सकते। लेकिन एक कंडीशन में हम लगा सकते हैं इसको। वो कंडीशन क्या है, जब इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, जब इन गोलों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, तब हम मान सकते हैं कि ये गोला और ये गोला बिंदुवत आवेशों की तरह ही कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन इनकी दूरी बहुत ज्यादा हो, तो बहुत ज्यादा का मतलब क्या है, अब बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये अगर यहां पर ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन थे या बहुत छोटे छोटे चार्ज थे, ये छोटे छोटे चार्ज थे, तो इनका रेडियस कितना होगा, इनका रेडियस बहुत छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। इनका रेडियस बहुत छोटा होता है, तो इनके लिए 1 मीटर की दूरी भी बहुत बड़ी है। लेकिन इनका रेडियस ही 25-25 सेंटीमीटर हमने माना था, तो उनके लिए 1 मीटर इतना बड़ा नहीं है। अगर इसी 25-25 सेंटीमीटर को आप 1 किलोमीटर दूर रख दो तो इनके लिए दूरी बहुत बड़ी हो गई। तो अब जब 1 किलोमीटर दूर रख दिया हमने इनको, तो हम मान सकते हैं कि ये जो गोले हैं ये बिंदुवत हैं, ठीक है। अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो हम इनको बिंदुवत मान सकते हैं, नहीं तो आप इसको नहीं मान सकते। ये चीज एकदम ध्यान रखना। ये सवाल इसीलिए कराया ताकि आपको पता रहे कि बिंदुवत आवेशों पर ही हम कूलम का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो एक सवाल और देखते हैं। आपके पास 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के 2 बिंदुवत आवेश हैं, ठीक है। और एक 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है 2,4 पे, 2,4 पे, और दूसरा जो आवेश है उसको रखा है 5,8 पे। तो इसको ऐसे बना लो, 2,4 पे आपने किसको रखा है, पहले चार्ज को, क्या लिखा आप, कितना लिया आपने उसको, 5 माइक्रोकूलम, और दूसरा लिया है बी जिसको आपने कहा रखा है 5,8 पे, और इसको क्या लिया है आपने 5 माइक्रोकूलम, किसको भी लिया है, ठीक है। आपको बताना है कि इनके बीच में जो बल होगा वो कितना होगा, जो विद्युत बल होगा वो कितना होगा इन दोनों के बीच में। चलो जल्दी से करो, पॉज करो, जल्दी से करो, फिर आओ देखो कैसे करेंगे इसको हम कैसे करेंगे। अब आपको क्या है कि आपको दिया है कि कहां कहां ये रखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच की दूरी है कितनी। अगर इनके बीच की दूरी पता चल जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। चलो तो इनके बीच की दूरी पता करते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी होगी r बराबर 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर। ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, मैथ से पढ़ा होगा आपने, ये दूरी निकालने का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ाते हैं इसको, 10th में पढ़ लेते हैं बच्चा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 5। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 5 मीटर में ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये भी 2 मीटर 4 मीटर है, और ये भी 5 मीटर 8 मीटर है। तो कितनी आ गई हमारे पास, 5 मीटर, ठीक है। अगर ये 5 मीटर आई है तो क्या बोलेंगे, जो इनके बीच में बल है वो कितना होगा, बल होगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कितना आएगा, 9 × 10 की पावर 9। Q1 5 माइक्रोकूलम है, 5 × 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब कितना, 10 की पावर -6, और 5 × 10 की पावर -6 बटे R कितना, 5 का स्क्वायर। ये दोनों 5 तो इसको ले गए, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 9 और 10 की पावर 9, और इधर -12 तो 10 की पावर -3। इतना बल लगेगा दोनों के बीच में। हाँ गए ना, आसान सवाल था ये तो, बिल्कुल एकदम कैलकुलेट करना था आपको। अगर आपको दूरी निकालना आती है तो आपके लिए कुछ भी नहीं था, अगर आपको दूरी निकालना नहीं आती आपको अब सीखना पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल मैथ्स आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी इसके लिए, हाँ गए ना। चलो एक सवाल और देखें, आ जाओ एक सवाल और देखते हैं। चलो अभी तक तो बात की हमने किसकी, 2 चार्ज के, 4 नंबर और चार्ज बढ़ा देते हैं हम। अच्छा मान लो आपके पास 2 चार्ज हैं, Q1 और Q2, ठीक है।
ये Q1 Q2 है, या एक दूसरे के ऊपर जो है बल लगा रहे थे, माइनस Q2 ले लो उसको, तो ये एक दूसरे के ऊपर अपने आराम से बल लगा रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक तीसरा Q3 माइनस Q3 ले लेते हैं, ये यहां पर आ गया और इन दोनों को प्रभावित करने लगा। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रभावित करेगा? Q1 पे कुछ इस तरफ बल लगाएगा, माइनस है, कुछ इस तरफ बल लगाएगा, और Q3 भी इसकी तरफ ऐसे बल लगाएगा। Q2 की बात करें तो दोनों नेगेटिव हैं, तो Q2 पे इस तरफ बल लगाएगा और Q2 भी इस तरफ बल लगाएगा। ठीक है, तो मतलब तीनों ही एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं। इसमें बात समझने वाली यह है कि Q1 जो है, Q1 के ऊपर जो बल लग रहा है, Q1 के ऊपर जो बल लग रहा है वो Q2 भी लगा रहा है और Q3 भी लगा रहा है, लेकिन Q3 के आ जाने की वजह से Q2 जो बल लगा रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, इनके बीच में जो घनिष्ठता थी वो Q3 के आने की वजह से वो कम नहीं हुई, बड़ी नहीं, उतनी ही रही जितनी थी। इसी प्रकार Q3 और Q1 के बीच में जो बल लग रहा है, जो घनिष्ठता इनके बीच में है, वो Q2 के आने की वजह से बदली नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी आवेश का निकाय हो जिसमें आप किसी भी एक आवेश को अगर उठा लो तो उस पर जो भी बल लग रहे हैं वो एक चार्ज की वजह से आप निकाल सकते हो, फिर दूसरे आवेश की वजह से निकाल सकते हो, फिर तीसरे के आवेश की वजह से निकाल सकते हो, फिर चौथे के आवेश की वजह से निकाल, जितने आवेश हैं उन सब की वजह से निकाल सकते हो। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम? क्योंकि किसी दूसरे आवेश के आने की वजह से उनके बीच में बल परिवर्तित नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे काम की बात भी है। ठीक है, अगर ये हमारे काम की बात है तो क्यों, कैसे काम आएगी हमारे पास? हम फिर से Q1 की बात करते हैं और Q1 पे पूछा जाए मुझे कुल बल कितना लग रहा है, कुल बल कितना लग रहा है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है आपको, आप निकालो वो Q2 की वजह से कितना बल लग रहा है, Q3 की वजह से कितना बल लग रहा है, और उनका सदिश योग निकाल दोगे। हाँ कि ना? क्या आपको सिर्फ इतना सा करना है कि Q1 की वजह से क्या बल लग रहा है वो निकालना है, और Q2 की वजह से क्या बल Q2 की वजह से जो लग रहा है वो निकालना है, Q3 की वजह से जो लग रहा है वो निकालना है, और दोनों का सदिश योग कर देना है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता कि Q3 के आ जाने की वजह से Q2 और Q1 के बीच का जो बल था वो बदल जाता, तो हम ये जो अभी हम प्रक्रिया कर रहे हैं वो बाद में नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसको हम बाद में नहीं कर सकते थे। तो अभी हम क्या बोल पा रहे हैं कि जो कुल बल आएगा, एफ नेट अगर बोलूं मैं, 1 के ऊपर जो कुल बल आएगा वो कितना आएगा, 1 के ऊपर नेट बल कितना आएगा, वो 1 पे जो बल लग रहा है 2 की वजह से, प्लस 1 पे जो बल लग रहा है 3 की वजह से, इन दोनों का सदिश गुणनफल के बराबर होगा। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ऊपर टॉपिक लिख लेना आप, अध्यारोपण का। यहां से एग्जांपल हटा लो, अभी हम एग्जांपल बाद में करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, या हम क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? जैसा ही कुछ बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश में ही बताता जाऊं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है क्या? मतलब आपको जितने भी आवेश दिए हैं उन सब पे आवेशों पे आप जितना दिया गया आवेश है, बाकी आवेशों की वजह से बल निकाल लो और उनको उनका सदिश योग आप कर दो, तो ये आपका क्या हो गया? अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें तो 3 लिए हमने, 4 होते तो लाइन से अगर 4 रखे होते तो ऐसे, यहां Q है, यहां Q1 है, यहां Q2 है, यहां Q3 है, यहां Q4 है। पूछा जाता आपके पास कि Q के ऊपर बताओ कितना बल लगेगा, कुल बल, तो आप क्या करते? Q1 की वजह से निकालते, फिर Q2 की वजह से निकालते, फिर Q3 की वजह से निकालते, फिर Q4 की वजह से निकालते। उल्टा बना दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाता 1 की वजह से, ये हो जाता 2 की वजह से, ये हो जाता 3 की वजह से, और ये हो जाता 4 की वजह से। इनका आप सदिश गुणनफल कर देते हैं। अब वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, तो आप उनको आसानी से भी जोड़ सकते हो, बात अलग है। लेकिन हम योग कौन सा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सदिश योग। कौन सा योग कर रहे हैं? सदिश योग। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। चलो, तो ये हो गया प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। इसके ऊपर हम करते हैं एक सवाल। आपको दिया है कि एक वर्ग है आपके पास,
जिसके चारों कोनों पर Q चार्ज, Q चार्ज, Q चार्ज और Q चार्ज रखा है और इसकी दूरी है कितनी? L। कितनी दूरी है? L। ठीक है। इसके बिल्कुल केंद्र पर एक और चार्ज रखा है Q, बड़ा Q। ठीक है, कितना चार्ज रखा है? बड़ा Q। आपको बताना है कि इस बड़े Q के ऊपर कुल बल कितना लगेगा। इस बड़े Q के ऊपर कुल बल कितना लगेगा? जल्दी से करो, सोचो इसमें कितना होगा। बिल्कुल एकदम दिमाग लगाओ और झट से बताओ क्या होगा। कर पाए क्या? चलो देखो, अब इनको जोड़ो, पहले तो इनको जोड़ दो। क्यों जोड़ा मैंने इनको? क्योंकि Q पे जो बल लगेगा, कैपिटल बड़े Q पे जो बल लगेगा वो इसी रेखा के अनुदिश लगेगा, जो इनको जोड़ रही है उसके अनुदिश लगेगा। ठीक है, अब ये वाला जो Q इस पे लगाएगा, हम मान लेते हैं Q और Q मतलब सेम है, तो इसको इधर बल लगेगा, ये वाला बल इधर इधर लगेगा। इसकी वजह से जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ठीक है, और देखो, और देखो, इसकी वजह से जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा और इसकी वजह से जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ठीक है, चारों दिशाओं में लग रहे हैं। अब बात करते हैं इसके परिमाण की। परिमाण क्या होगा? अगर हम इन दोनों के बीच में देखें तो क्या आएगा परिमाण? K Q Q बटे ये दूरी का स्क्वायर, इस दूरी को मान लो अभी आप D। ठीक, D स्क्वायर। इन दोनों के बीच में देखें तो K Q Q बटे फिर से ये दूरी D होगी, D स्क्वायर, फिर K Q Q बाय D स्क्वायर, फिर K Q Q बाय D स्क्वायर। तो इसने इसको काट दिया और इसने इसको काट दिया, तो कुल बल कितना आया इसके ऊपर? 0। जो सेंटर में, जो केंद्र पर रखा है उसके ऊपर बल कितना आएगा? उसके ऊपर बल आएगा 0। हाँ कि ना? समझ में आई ये बात? बहुत आसान था ये तो, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन था। ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपसे हो जाएंगे आराम से। अगर अभी नहीं हुआ है तो आप एकदम टिप्स से करने लगोगे ये चीजें, बस प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ। एक और सवाल देखो, चलो एक और करते हैं, फिर से वही वर्ग ले लो। इसके चारों बिंदुओं पर वही Q Q Q और ये भी Q, ये क्यों क्यों हमने रख दिए हैं, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। ठीक है, आपको बताना है, किसी भी एक को ले लो, किसी भी एक को ले लो और उसके ऊपर बल कितना होगा। मैं इसको ले लेता हूं कि इसके ऊपर आप बता दो कि नेट बल कितना आएगा। इसकी दूरी आप ले लो L, क्योंकि वर्ग है तो सारे L होंगे, सब बराबर होंगे। ठीक है, आपको बताना है कि इसके ऊपर कितना बल आने वाला है। जल्दी से निकालो, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अच्छा आओ, इसको जोड़ लिया मैंने। क्यों जोड़ा इसको? इन दोनों के बीच के जो बल होगा वो किधर लगेगा? इस रेखा के अनुदिश लगेगा, और दोनों समान हैं तो इस तरफ लगेगा। कितना होगा ये होगा, मान लेते हैं हम इसको F1। ठीक है, हमने क्या मान लिया इसको? F1। चलो इसको बोले तो इसकी ये इस रेखा के अनुदिश लगेगा और किधर लगेगा? इधर लगेगा। और इसकी क्या होगी? ये कितना होगा? इसको हम मान लेते हैं F2। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो होगा वो कितना होगा? वो इस तरफ होगा, और इसको हम मान लेते हैं कितना? F3। ठीक है, क्या क्या आ गया हमारे पास? F1 F2 और F3, F1 F2 और F3। ठीक है क्या? अच्छा ऐसा है तो पहले हम निकालते हैं F1 निकालो, या पहले F2 निकालो। चलो F2 हम पीले से लिखते हैं तो पीले से निकाल लेते हैं। ठीक है, K Q Q इनके बीच की दूरी कितनी? L। क्या आ जाएगा? K Q बटे L का स्क्वायर, इनका K Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। ठीक है, F3 की बात करो, F3 की बात करो तो K Q फिर से L दूरी है इनके बीच की, तो K Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। हाँ क्या ना? F3 की बात करते, F1 की बात करते हैं तो K Q बटे ये दूरी कितनी है? अगर ये L है, ये L है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कितनी हो जाएगी? ये √2L। हाँ क्या ना?
तो कितना दूरी आएगी, √2 का L का स्क्वायर यानी कि KQ² बटे 2L²। ये आंसर आ गया क्या हमारा? आंसर आ गया क्या? नहीं। अभी आंसर कैसे आ जाएगा? F2 और F3 को देखो बराबर है क्या? दोनों F2 F3 बराबर आ रहे हैं, F2 भी इतना है F3 भी इतना है। अगर ये बराबर आ रहे हैं तो इनका जो योग आएगा, इनका जो परिणाम का योग, इनका परिणाम का जो मान होगा वो इसी रेखा के अनुदिश होगा, इसी रेखा पे आएगा, इसी रेखा पे आएगा। और वो कितना होगा? वो होगा F, इसको मान लेते हैं F डैश बराबर √F का F1 का स्क्वायर, F2 था ना, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। कितना आएगा? रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो KQ² बाय L² प्लस KQ² बाय L²। तो कितना आएगा? √2 KQ² बाय L²। ये हमारे पास आ गया F डैश। ठीक है, अब देखो क्या है, ये F डैश आ रहा है, ये F डैश है और ये F1 है, दोनों सेम रेखा पे हैं। उल्टा बना दिया क्या? और ये F1 है। ठीक है, तो इन दोनों का योग जो आएगा वो क्या है? इनको सीधा सीधा ऐड कर दूं, इनको सीधे सीधे जोड़ दूं, क्योंकि समान दिशा में है। अगर समान दिशा में है तो आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं इसको, तो इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, तो क्या क्या आ जाएगा? √2 F डैश प्लस F1। कितना आ जाएगा? F डैश कितना आया था हमारा? √2 KQ² बाय L² प्लस F1 कितना आया था? KQ² बाय 2L²। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? KQ² बाय L² बाहर आ गया आपका, लिखोगे इसको 2√2 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये आया आपका कुल बल किसी भी एक आवेश पर। इनमें से कोई सा भी एक आवेश ले लोगे, उस पर अगर कुल बल निकालना है तो वो आया किसके बराबर? इसमें हमने किसका यूज किया है? इसमें हमने एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पूरा इस्तेमाल किया है। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने इसके अंदर यूज किया है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो दिख रहा है इतना बड़ा आपने लिखा है, बहुत बड़ा हो गया सर, आपने इतना लिख दिया बहुत सारा वहां तक, लेकिन जब आपको चीजें क्लिक होने लगेंगी, जब समझ में आने लगेंगी, तो आप झट से इसको आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। चलो, अभी तो हमने क्या किया था, अभी हमने लिया था वर्ग लिया था। अब हम काम करते हैं, एक त्रिभुज वाला भी कर लेते हैं। चलो, एक त्रिभुज ले लो जिसकी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और वही 3 चार्ज ले लो, यहां पे Q, यहां पे भी Q और यहां पे भी Q। ठीक है, और दूरी क्या है इतनी? L। इनकी दूरी क्या है? L। आप कोई सा भी एक चार्ज उठा लो और उस पर आपको बताना है बल। क्या बताना है? बल। क्या बताना है? बल। करो इसको ट्राई, खुद से ट्राई करो इसको, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको करना है, करके रखना है, मुझे बताना है आपको कि आपका जवाब क्या आ रहा है, फिर चेक करना है कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं अभी फिलहाल। चलो, एक सवाल और देखो। आपको मान लो कि तो आपके पास 2 आवेश हैं, Q1 Q2 हैं। ठीक है, Q1 है और इधर Q2 है। ये बिंदुवत आवेश है, बिल्कुल छोटे छोटे से, नन्हे मुन्ने से। ठीक है, अच्छा, इनके बीच की कुछ दूरी है, पहले मान लो D1 या D मान लो। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? D। ओके, अगर D दूरी है इनकी बीच में, तो अभी जो इसके ऊपर बल लग रहा है ना, वो है आपका 200 न्यूटन का। अभी इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो है कितना है? 200 न्यूटन का बल है। ठीक है, अब क्या, मैं बोर हो रहा था तो मैंने कुछ किया, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा के कितना कर दिया? इनके बीच की दूरी को मैंने 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, और आपका काम भी बढ़ा दिया। आपका काम इस प्रकार बढ़ाया कि आपको बताना है कि अब जो बल लगेगा इनके बीच में वो क्या होगा। अब जो इनके बीच में बल लगेगा वो क्या होगा? इसकी दूरी, इनके बीच की दूरी को मैंने 50% बढ़ा दिया है। ठीक है, पहले कितनी थी? D थी, अब उसका 50% बढ़ा दिया। आपको बताना है कि बीच में बल कितना लगेगा। जल्दी बताओ, करो, कोशिश करो, आप वीडियो पॉज करके करा करो, चीटिंग मत करा करो।
ठीक है, ये नहीं कि हाँ सर बताइए रहे थोड़ी देर में, 1-2 सेकंड रुक ही जाते हैं। करो वीडियो पॉज, जल्दी करो, कर लिया हो तो आप देखो। अच्छा अब देखो आप, F जो होता है वो D उस करके व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कूलम के नियम में। तो इससे बोल सकता हूं मैं कि F1 बटे F2 जो होगा वो D1 D2 बटे D1 के स्क्वायर के बराबर होगा, बोल सकते हैं ना ऐसा। अगर F1 इन दोनों के बीच में है तो F2 जब इन दूरी बढ़ा दी उसके बीच में है तो F1 F2 क्या होगा, इनके व्युत्क्रम अनुपाती होगा, ऐसे ही आएगा ना इनका अनुपात। तो इसको हम लिख सकते हैं F1 कितना था 100, F2 हमें निकालना है, D2 कितना होगा, D2 D2 कितना है, D2 हो जाएगा इसका 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, पहले D था तो अब कितना हो जाएगा 1.5 D, मतलब कितना था D प्लस 50% बढ़ा दिया तो 50% किसका, D का, तो कितना आ जाएगा 1.5 D, काट लेना इसको आप, 1.5 D आ जाएगा वो। ठीक है, ये आपके पास आ गया बटे D का स्क्वायर, पहले कितनी थी D थी, ठीक है, D से D कट गया, आपके पास क्या बचा F2 बराबर 100 बटे 100 था, कितना था 200, 200 बटे 1.5 का स्क्वायर, F2 कितना आ जाएगा 200 बटे 2.25, ये करीब 88 न्यूटन के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हुए हमारे कूलम के नियम के, अभी खत्म नहीं हुआ है कूलम का नियम, अच्छा टॉपिक है, हम इसका खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे सवाल करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हमारे इसका पीछा, इस अच्छे लड़के का जिसे कहानी हमने सुनी, इतनी उसने मेहनत की, तो हमें हमारी भी कुछ मेहनत करना बनता है। ठीक है, तो हमने कुछ सवाल आज देखे, और सवाल और कूलम के नियम के बारे में और जानेंगे अगले लेक्चर में, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।